हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मौसम नहीं आई वर्क पावर के सेकंड लेक्चर में। तो इसमें सर ने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन कराया है और जो एक तरीका बताया है भाई, गजब है, हमारा स्टार का जादू। अब हम उससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे पहले। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई होगा, तो पहले से हम काइनेटिक एनर्जी को 100% मानेंगे। इंक्रीज बाई 44 हुआ तो इसमें 44% ऐड कर देंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी 144%। किसकी? इनिशियल की। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बाई 2 में कन्फ्यूज होंगे और ये पूरे फिजिक्स में आता है भाई, सोच लेना पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं बाई 2 में हमेशा आपको फंसा देगा। तो ये चीज़ आज अच्छे से कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाई 44%। पहले 100 माना, उसमें से 44 घटाया, 56% ऑफ इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाई 17%, मतलब 100 माना था, उसमें से 17 घटा दिया, कितना? 83%। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू, अब देखो इस वर्ड पर ध्यान देना, टू। या तो बोले काइनेटिक एनर्जी बिकम इतना, या बोल दे टू 30%। जब टू आ जाए तो जितना होगा उतना ही लिख देंगे, ठीक। आगे, मोमेंटम इज इंक्रीजेस टू 120%, बता दिया तो वो 120 हो जाएगा इनिशियल का। अब ये अगर लिखता बाई 20% तब भी ये 120 ही होता, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाई और टू में फ़र्क और कैसे हैंडल करते हैं बाई और टू को। अब आगे चलेंगे। एक फोर्स है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, एक्ट ऑन अ पार्टिकल सच दैट इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मूविंग इन अ प्लेन। तो ऐसा कहाँ होता है बताओ? हमने क्या पढ़ा था? यूसीएम पढ़ा था। यूसीएम में ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर नहीं है? पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन ऐसा किए थे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इस टाइम, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला इस साइड है। जब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला इस साइड है तो फोर्स भी इसी साइड होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है? सेम क्वेश्चन किए हैं इसका। तो हमेशा जब परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, तो क्या होगा? पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी? नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी होती है, डायरेक्शन तो इसकी बदलती रहेगी ना। 1 सेकंड बाद यहाँ लगेगा, उसके 1 सेकंड बाद यहाँ लगेगा, उसके 1 सेकंड बाद यहाँ लगेगा, तो ये तो नहीं कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है। वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी नहीं कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होता है? पी एम इंटू वी वेक्टर। बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ हम पहले भी नहीं पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ चुके हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। यूसीएम में बहुत अच्छे से ये पढ़े हैं हम। आगे चलेंगे। अब देखो, हमको वर्क बताना है ग्रेविटी के थ्रू ए से बी पर जाने पर। तो ग्रेविटी के वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसका यहाँ से यहाँ जो जितनी हाइट का डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक। जितना यहाँ से यहाँ हुआ उतना यहाँ से यहाँ भी हुआ। तो मुझे ये हाइट तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये वाली पता है और मुझे यहाँ से थीटा पता है। तो क्या ये देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जली? मेरी तो तुरंत जल गई कि ये 37 है, ये 4 है, तो ये तो मैं निकाल ही लूँगा। कैसे? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ही तो निकालना है हमको, तो हमको जो निकालना है उसको हम एच ही मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई बेस कितना है? 4। 1037 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। आपको लाख बार रटा दी है कि ऐसे एंगल बनाओ। अगर ये 37 है तो ये छोटा एंगल है तो इसके सामने 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। जब 3/4 हो गया तो 4 से 4 कैंसिल, तो एच कितना आ गया? 3। मतलब मेरी हाइट कितनी आ गई? 3 आ गई। तो वर्क डन जो होगा वो होगा ग्रेविटी के बाई यम जी एच। अब यम कितना है? 2 kg, जी कितना है? 10, एच कितना है? 3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 3 6 धान 60, तो 60 न्यूटन मेरी आ जाएगी वर्क। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है मेरा, इफ वर्क 50 जूल, तो 250 जूल वर्क हुआ हुआ इन स्लाइडिंग 5 kg, स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, वी इज वेरी स्मॉल, प्लेन ऑफ अ हाइट 4 मीटर। मतलब ये अगेन ये ऐसा कुछ बनेगा और यहाँ से हम स्लोली लेके जा रहे हैं जिसकी हाइट 5 मीटर है। ऐसा भी कह सकते हैं इंक्लाइन प्लेन ऑफ 5 मीटर। तो जब इसको यहाँ से यहाँ लेके गए और वेरी स्लोली लेके गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी लगभग 0 के बराबर हुई। जब वेलोसिटी 0 के बराबर हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का हुआ? भाई 0 ही होगा। और हमको क्या पता है? वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये मेरा यूनिवर्सल लॉ है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पर जो वर्क होता है ना वो ऑल मीन्स ऑल, नो मीन्स नो, ऑल मीन्स ऑल। ऐसा कोई वर्क नहीं जो इसमें इंक्लूड नहीं, सारे वर्क इंक्लूड होंगे। तो सारे वर्क डन का सम वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसमें कौन कौन सा वर्क लगेगा? एक जो हम लगाएंगे,
वर्क हमारा, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो जो वर्क दिया होगा उसको हम अपना वर्क मान लेंगे, हम मतलब एक्सटर्नल हमारा वर्क, प्लस कुछ वर्क करेगा फ्रिक्शन, प्लस कुछ वर्क करेगी ग्रेविटी। अभी यहाँ पर तो हमको 3 ही वर्क दिख रहे हैं जिसका सम 0 के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या है, मुझे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला हमको पता है, ये वाला एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हाइट 5 मीटर है, तो ग्रेविटी का जो वर्क होता है वो हाइट पे ही डिपेंड करता है, डायरेक्ट हम mgh लिख देंगे। मास बॉडी की कितनी है 5 kg, जी की वैल्यू 10, एच कितना है 4, तो क्या ये 4 दहान में 40, 4 दहान में 40 गुणे 2 20 मतलब 200 हो गया। अरे भाई 4 गुणे 10 गुणे कितना है m 5 गुणे 10 h 4 है, m हाइट 4 मीटर है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, अच्छी ससुर में क्या कर रहा हूँ। m की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिया है 5, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 4, तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 पचे 20, 20 धान में 200, तो सिंपली ग्रेविटी का जो वर्क है वो 200 आ गया। हमको फ्रिक्शन का निकालना है, ये वर्क दिया है 250, तो क्या मेरी जो वैल्यू है 250 200 250। लेकिन एक चीज़ और दिखाऊं आपका वो खुलने के लिए दिमाग, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और ग्रेविटी नीचे लग रही है, कितना एंगल है 180, जब 180 एंगल है तो -1 cos 180 हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -200 होगा, तो 250 -200 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो फ्रिक्शन का वर्क है वो कितना हो जाएगा, इसमें से 250 में से 50 जाएगा, 200 जाएगा तो 50 बचेगा और 50 इस साइड हो जाएगा, तो कितना वर्क हुआ फ्रिक्शन के थ्रू 50 जूल का, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन अब है, वर्क डन इन स्लाइडिंग स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का वर्क हमको पता है क्या, वर्क डन बाई जो स्प्रिंग होता है वो होता है हाफ माइनस ऑफ हाफ के इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन स्प्रिंग W है जब इलोंगेशन 2 मीटर हो रहा है, मतलब ये एक W है जब इलोंगेशन 2 मतलब हाफ माइनस के इंटू इलोंगेशन 2 मीटर होगा, मतलब एक्स फाइनल 2 हो गई माइनस एक्स इनिशियल कितनी रही होगी 0 रही होगी, मीन पर होगा ना तो 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -1/2 के 2 दूनी 4, ये 4, तो क्या ये मेरा 4/2 मतलब -2 के आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में W दे दी है, ठीक है। अब मुझे फाइंड द वर्क फर्दर, ये वर्ड पर ध्यान देना, फर्दर मतलब इस 2 से इंक्रीज किया कितने पर 4 पर, जब 2 से 4 पर इंक्रीज किया तब क्या होगा, तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो मेरा 2 मीटर हो जाएगा एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल मेरा 4 हो जाएगा, तो क्या मैं फिर से वर्क डन लिख सकता हूँ -हाफ के ब्रैकेट एक्स फाइनल कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, एक्स इनिशियल कितना 2 का स्क्वायर, फर्दर बोल दिया इसीलिए ऐसा हुआ, तो -हाफ के 4 चौके 16 -2 दूनी 4। अब मुझे एक बात बताओ, -2 इंटू के 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, 2 से 12 को काटेंगे तो कितना बचेगा -6 के, -6 को हम कुछ तोड़ दें 2 के फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, क्या ये वैल्यू हमारी ये है, ये देखो W, तो क्या ये 3W आ गई भाई, वर्क W के फॉर्म में 3W आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या है हमारा, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है वायर में, एक वायर है उसमें कांस्टेंट फोर्स लग रही है, एक वायर है जिसमें कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट ऑफ फोर्स इज के, मतलब ये कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा ही है। अनदर वायर जिसका फोर्स कांस्टेंट 2k है, व्हेन बोथ आर स्ट्रेचेस थ्रू सेम डिस्टेंस, जब दोनों को सेम डिस्टेंस किया तो वर्क डन का रेशियो बताओ। तो मुझे एक बात बताना, इसका वर्क क्या हो जाएगा, लेट सपोज करते हैं W1 वो हो जाएगा -2k स्ट्रेच किया सेम डिस्टेंस से, तो हम इसको कुछ x ही ले लेते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल पॉइंट 0 रहा होगा, इसका वर्क लेते हैं, इसको W2 बोलते हैं, इसमें हो जाएगा हाफ -हाफ के इन 2k है, यहाँ पर ध्यान देना 2k, और सेम डिस्टेंस के थ्रू स्ट्रेच किया, तो ये भी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -0। अब हम एक काम करें, W1 को W2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2k, अच्छा 2k को 2 से कैसे काट दें क्या, तो सिंपली मेरा k हो जाएगा, काट देते हैं क्या दिक्कत है, ये मेरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ -k इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -हाफ इंटू के एक्स का स्क्वायर। अब मैं क्या मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दूँ, के से के काट दूँ, अब क्या बच रहा है, माइनस से माइनस काट दूँ, क्या बच रहा है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू
W1 अपॉन W2 आ गया। किसके फॉर्म में निकालना है? W2 के फॉर्म में। तो क्या मेरा W2 जो है वो W2 के फॉर्म में निकालना है क्या? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? पहले के दिया था तो पहले इसका वर्क लिखा, 1/2 kx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई W2। ओ तेरी, ये भाई W1 है, मैं W2 को काट दिया, सॉरी। तो 1/2 जो है वो नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। सॉरी, 1/2 ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक। तो मेरा जो W1/W2 है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सिंपली 1/2। तो मैं क्या यहाँ से W2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ W1। तो W2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W1। आगे चलेंगे, स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट है? यही वो स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जीरो। जरूरी नहीं है, गलत है। निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल फोर्स ऑलवेज ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज, ये भी जरूरी नहीं है, इसको आगे पढ़ेंगे हम। काइनेटिक फ्रिक्शन से वर्क नेगेटिव होता है, जरूरी नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क जीरो होता है, जरूरी नहीं है। बट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सही है। ये सही क्यों है? ये सही इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि सारों का वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे चलेंगे। टू आइडेंटिकल पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव सेम मोमेंटम, ये स्टेटमेंट गलत होती है। क्यों? लेट सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ऊपर जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी बॉडी है m, वो साइड में जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। अब मुझे एक बात बताना, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सिंपली हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो गई। बट इनका मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा? इनका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा √5 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। √5 टाइम्स क्यों? दोनों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री को वेक्टर को ऐसे जोड़ते हैं, स्केलर को नहीं, इसीलिए। तो में होता तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता, बट मस्ट दे दिया इसीलिए इनकरेक्ट है। अब अगली स्टेटमेंट, आइडेंटिकल पार्टिकल के पास अगर सेम मोमेंटम है, तो मस्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम मोमेंटम है मतलब दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर मोमेंटम सेम दे दिया तो अगर मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी अगर 2 है, लेट सपोज मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये मस्ट है, ये बात मस्ट है। यहाँ पर में भी सही हो जाता, में भी सही है, मस्ट भी सही है। में शायद इनकरेक्ट, में तो पॉसिबिलिटी तो है, सही ही होगा, एक पॉसिबिलिटी है, इनकरेक्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो मस्ट वाला ठीक है। अब हमको ग्राफ बताना है, किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। अब जो हमको कांस्टेंट देगा उसी को हम बेस बनाकर ग्राफ बनाएंगे। तो मुझे ग्राफ बनाना था काइनेटिक एनर्जी और मास का, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट थी फॉर कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड बता दिया तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी है मास के, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आगे काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाना था। इस बार हमको क्या सेम दिया? जो सेम देता है उसी का फार्मूला यूज करते हैं। तो हमको काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला पता है, p²/2m। हमको बोल दिया कि मोमेंटम सेम है, तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, तो इसीलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा ग्राफ बन गया। अब बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है और मोमेंटम और मास के बीच में बनाना है, तो p = mv होता है। यही फार्मूला क्यों यूज करें? क्योंकि वेलोसिटी के बारे में बताया था। अब p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, इसीलिए स्ट्रेट लाइन हो गया। आगे चलेंगे। अब फिर अगले फार्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मोमेंटम और मास के बीच में बनाना है, तो हम यही फार्मूला लिखेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम मेरा जो है वो रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का पावर हाफ के, और जिसकी पावर कम होती है रेखा उसकी तरफ भागती है। तो ये मत सोचना रेखा तुम्हारी तरफ आएगी, अपनी पावर कम कर लो, अपने आप चली आएगी। ये हमने बेसिक मैथ में सीखा था। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में बताना है और मास कांस्टेंट है। अच्छा, अगर कुछ ना बताए तब क्या करेंगे? 99% जनरली मास कांस्टेंट ही रहता है, अगर कुछ दूसरा कांस्टेंट करके बताए तब ग्राफ बदल जाता है। इसलिए बता दिया मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फिर से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के है तो इसका पावर कम है, जिसकी पावर कम है रेखा उसकी तरफ भाग जाएगी। ये लोग भाग गई रेखा। अब आगे चलेंगे। मास अगर कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी और p² के बीच में ग्राफ बनाना है, भाई इसको ही मैंने x पे रख दिया, तब तो भाई स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अब देखो, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना था और हमको कांस्टेंट मास है, तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और जिसकी पावर कम होगी, मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का पावर हाफ, उसकी तरफ रेखा चली जाएगी। अब अगर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही एक्स पे रख देते तो स्ट्रेट लाइन हो जाती, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन का हम कैसे ग्राफ से क्वेश्चन हो जाएगा। दो बॉडी है जिसका मास है m1 और m2,
M1 एंड M2, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, मुझे काइनेटिक एनर्जी और मास दिया है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला रखेंगे बताओ बताओ बताओ। मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मोमेंटम सेम है, तो हम p²/2m वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, हाफ mv नहीं यूज करेंगे क्योंकि मोमेंटम सेम है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास हो गया तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की अपॉन टू की वो हो जाएगा क्या, ये 1 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या मेरा ये वाला आंसर सही हो जाएगा? जरूर। अब देखो दो बॉडी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमको दे दिया, मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। इस बार हमको पी सेम दे दिया और हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दिया, तो हमको मास बताना है। जब पी सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, और K1/Ke2 हो जाती है M2/M1 के। मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, कितना है 4:1, तो वो हो जाएगा M2/M1 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में M1/M2 बताना है, रेशियो ऑफ देयर मासेस बोला, तो हम अपने मन से M1/M2 ही लेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg और वो इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी नहीं लेते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई में 1 है, जे में भी 1 है, 1 और 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो यहाँ पर हाफ mv² ही लगेगा, तो हाफ हो गया, मास 4 है, v की वैल्यू कितनी है √2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये 1/2, 2 से इसको काटो तो 2 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 मेरा हो जाएगा क्या, 4 जूल आंसर। अब देखो मोमेंटम इंक्रीज बाई 1%, जब छोटा चेंज हो 10 से 15% तक चेंज भी हम ले लेते हैं एरर वाले मेथड से, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। मुझे एक बात बताना, चेंज कितना है, छोटा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ नहीं, मोमेंटम दिया है ये यूज करो, p²/2m। ये तो मास है तो ये कांस्टेंट ही होगा, 90% हम इसको ही कांस्टेंट मानते हैं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p² के। तो अगर हमको चेंज लिखना होगा, तो अगर आप यूनिट डायमेंशन पढ़ के आए हैं एरर एनालिसिस, तो क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100% चेंज के लिए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, और जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, कांस्टेंट नहीं पावर। तो क्या मुझे मोमेंटम का परसेंट का इंक्रीज 3 दे दिया है, वो ये दे दिया है, इसमें मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, परसेंट है ना, तो ये मुझे ऑलरेडी 3 दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3, तो काइनेटिक एनर्जी में 6% का चेंज होगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल भी हमारा है छोटे चेंज के लिए ही यार, हाँ अगला सवाल भी हमारा छोटे चेंज के लिए ही, नहीं छोटे चेंज के लिए नहीं है, बड़े चेंज के लिए। तो बड़े चेंज के लिए सर का मास स्टार अपनाओ, 2 मिनट में छुट्टी पाओ। क्वेश्चन में बोल दिया है लीनियर मोमेंटम। अब देखो ये मेथड एक बार आपको पकड़ लिए, ऐसे क्वेश्चन होगा, लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, तो जो फाइनल मोमेंटम मेरा होगा वो कितना होगा, 100 पहले रहा होगा, 50 बढ़ गया है, बाई लिखा है तो 150 ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यहाँ तक ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई होगी, इंक्रीजेस बाई, तो मतलब चेंज पूछ रहा है एक तरह से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m, 2m को मारो गोली। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के, तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाइनल p² के, हाँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा किसके, किसके, प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल इसके। तो मैं इसकी जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। एक काम करें, ये 150% है, इसको हम वैल्यू में चेंज कर लें, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 से डिवाइड, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ये 5 5 3 15 कर लेते हैं, 5 2 10, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल आ गया। तो क्या मैं यहाँ पर पी फाइनल की जगह पर 3/2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसके बाद मैं भी स्पीड पकड़ लूँगा, आपको भी वो स्पीड पकड़नी है, हाँ। तो कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 3 का 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा, पी इनिशियल का स्क्वायर। क्या मैं पी इनिशियल स्क्वायर की जगह, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p² के, तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की जगह पर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। तो ये 9/4 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 9/4 × 100 परसेंट में हो गई, ये मेरी परसेंट में हो गई।
अब ये होगी मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब 4 से डिवाइड करते हैं। ये अब देखो कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्या है 9 9 इंटू 100 है, नीचे 4 है, 4 पचीस में कितना होता है 100। तो ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 25 दहान में 250, तो ये हो गया कितना 225% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 225% है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी रही कितनी होगी, इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। इनिशियली 100 थी, तो इंक्रीज या डिक्रीज जो चेंज निकालेंगे हम वो कितना हुई, 225 में से 100 को घटा देंगे तो 125% मेरा आ जाएगा चेंज। तो 125% हमारा चेंज आ जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन में हमेशा देखना 225 भी होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है मेरा काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस बाई 144%। इसका क्या मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 144% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 144 डिवाइडेड बाई 100% को हटाऊंगा तो लिख सकते हैं। तो इंक्रीज इन परसेंट के मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, तो जो मोमेंटम होता है वो हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर हम मार दे गोली तो क्या p फाइनल मोमेंटम में लिख सकता हूँ। पेन चेंज करूँगा यार, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। p फाइनल जो मोमेंटम है, देखो p फाइनल मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, तो ये भी फाइनल लिख देते हैं। तो क्या मैं अब इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते। तो रूट के अंदर फाइनल मोमेंटम 144 डिवाइडेड बाई 100 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख देते हैं। अब जब 144 और 100 को रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 में 144 होता है, 10 10 में 100, और ये रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। तो क्या हमको पता है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 12/10 मल्टीप्लाई बाई पी फाइनल का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ पी होगा। आ गया। अब मैं इसको जब परसेंट में चेंज करूँगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 1200 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से 0 0 कटा, तो ये फाइनल मोमेंटम मेरा कितना आ गया। यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखा था क्या, तो उसको करेक्ट कर लेना अगर लिखा होगा तो। जो मतलब इसकी जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखी थी वो शायद इनिशियल लिखी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये एक मिनट ये भी इनिशियल ही होगा, फाइनल तो हम निकाल रहे हैं ना, सॉरी। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम आ गया, इतना मोमेंटम फाइनल हो गया इनिशियल का। तो इनिशियली मोमेंटम 100 रहा था, फाइनली कितना हो गया 120 हो गया, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20% का इंक्रीज आएगा। ठीक, मतलब चेंज कितने का आया 20% का। ध्यान रखना हमेशा ऑप्शन में 120 भी होगा, यहाँ पर तो नहीं है। अब देखो अगला सवाल क्या है भाई, दो बॉडी है जिसका मास है m1 m2, वो मूव कर रही हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो हमको P1 और P2 का रेशियो बताना है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और मुझे P1 अपॉन P2 लिखना होगा, तो लिखेंगे रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, बट मुझे m दिया है, तो कैसे करेंगे सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो जब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m के, रूट ऑफ m के। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे m1 बाई m2। अरे भाई अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखते भी हो और वो क्वेश्चन में बता दिया है सेम है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगी। तो मेरा जो P1 बाई P2 है वो आ जाएगा रूट के अंदर m1 बाई m2, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 300%, मतलब मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मेरी हो जाएगी कितना 400% ऑफ इनिशियल। अब मैं अपनी गियर चेंज करूँगा 400% ऑफ इनिशियल, ठीक है। और मुझे मोमेंटम में चेंज बताना है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। इसको मैं अगर परसेंट में परसेंट है यहाँ पर ध्यान देना, हाँ ये चीज़ जब परसेंट है तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा परसेंट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीधा अब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब मैं देखो तेज़ी से कैसे करते हैं सवाल, इस सवाल में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 4 लिख दिए तो कितना आया 2 आया। 2 टाइम्स क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी को हटाया, मोमेंटम इनिशियल लगाया, और ये P फाइनल मोमेंटम हो गया। इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, तो 200 से मल्टीप्लाई, तो ये 200% आ गया। 200% हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ, वो 100 था, 200 में से 100 जाएगा तो 100% का इंक्रीज हुआ। तो आंसर मेरा पहला आ जाएगा। और ऑप्शन में 200 होना चाहिए था, बट इजी सवाल बना दिए सर। अब ये सवाल भी इंक्रीज वाला था तो सर ने इसको 2 कर दिया, लेकिन यही सेम सवाल 22 से अगले लेक्चर में है। अब जब मोमेंटम इंक्रीजेस टू 200%, इसका मतलब हो गया
कि फाइनल मोमेंटम जो है वो मेरा 200% हो गया इनिशियल मोमेंटम के। तो ये परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। भाई ये परसेंट है ना, इसको रिमूव करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम का। तो सीधा मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा किसके प्रोपोर्शनल है, पी स्क्वायर के। अब जब पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा पी आई का स्क्वायर। 2 दूनी 4 मतलब 4 टाइम्स, 2 दूनी 4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 400% हो जाएगा। 400% हो गया, 400%। तो बढ़ा कितना, 400 माइनस 100, 400 में से 100 गया तो 300 हो गया। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 300%। अब यही अगर इंक्रीजेस टू बाई होता तो कुछ और आंसर आता, वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक 8 किलो की बॉडी है, वो मूव कर रही है इस डिस्प्लेसमेंट, तो हमको वर्क बताना है। तो अगर मैं इससे एक्सेलरेशन और फोर्स निकालने चला गया, बहुत दिमाग खराब होगा, बहुत टाइम जाएगा। इसको करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से। हम एक बार वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, वर्क डन इन 2 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, टी को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। टी की जगह पर 2 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल गई। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन लिखेंगे हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो मास कितना है क्वेश्चन में दिया है, कितना है भाई, 8 kg। 8 ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 2 चौका 8, 4 आ गया, और इसमें 4 चौक 16 हो गया, और 16 चौके 64 होता है। तो 64 जूल मेरा वर्क आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।